दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 8 को पढ़ा था, जिसका टॉपिक था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अर्थात गांव में जो लोग निवास करते हैं वह अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और कौन से काम धंधे करते हैं जिनसे उनका पालन पोषण हो सके और कुछ पैसा धन कमा सके। तो दोस्तों आज उसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स पर भी डिस्कशन करेंगे। यह क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एसवी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है दोस्तों, जिसमें यह पोर्शन आता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। तो सुनिए दोस्तों, क्या है 4 लाइनें। करियर बनाने के लिए जब परिश्रम करके दिखाएगा, करियर बनाने के लिए जब परिश्रम करके दिखाएगा ऐ दोस्त, तो तकदीर का लिखा भी एक दिन बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% लोग जो हैं खेतिहर मजदूर हैं। तो सबसे पहले आप समझें, खेतिहर मजदूर होते कौन हैं। ऐसे किसान, ऐसे मजदूर, किसान नहीं कह सकते दोस्तों, ऐसे वर्ग के लोग या ऐसे लोग या ऐसे मजदूर जिनके पास खेती नहीं होती है, खुद की उनके पास जमीन नहीं होती, वो किसी अन्य व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और पैसा लेते हैं, या कह सकते दिहाड़ी मजदूरी पर कार्य किया करते हैं, उन्हीं को खेतिहर मजदूर कहा जाता है। और गांव में जितने परिवार निवास करते हैं उसमें में से 40% क्या होते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन है। जो लोग दोस्तों भूमिहीन होते हैं गांवों में, वह अन्य लोगों के खेतों में काम करते हैं, बदले में अनाज या पैसा या जो उन्होंने उधारी का पैसा ले रखा उसको चुकाते रहते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर होते हैं। अगर एक औसत लेकर चलें तो गांव में अगर 5 परिवार हैं, उनमें में से 2 परिवार ऐसे होते हैं जो खेतिहर मजदूर का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या है यहां से। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। देखिए आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो रामलिंगम थे, तो वो क्या थे, जमींदार थे। उनके यहाँ तुलसी और तुलसी का जो पति था रमन, वो लोग कार्य किया करते थे। क्यों करते थे कार्य? क्योंकि तुलसी और रमन के पास भूमि नहीं थी, वो एक खेतीहर मजदूर थे, भूमिहीन थे, इसलिए वे रामलिंगम जो वहां का जमींदार था उसके खेतों पर काम किया करते थे। अब देखें पॉइंट नंबर 3। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए थे, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। जैसा कि आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा था, उसने क्या था, धान मिल खोल रखी थी और बीज की दुकान भी खोल रखी थी। तो ये जो किसान हुआ करते थे जिनके पास खेती थोड़ी ठीक ठाक होती थी, या उस गांव के जमींदार हुआ करते थे, वो खेती करने के साथ साथ अन्य व्यापार भी चलाते थे, जैसे बीज की दुकान खोल लेना, कोई मील की दुकान खोल लेना, या चाय वगैरह की दुकान खुलवा देना, या छोटी मोटी जो भी परचून वगैरह की दुकानें हो, इस टाइप के ये काम किया करते थे। और फैक्ट्रियों, मैंने आपको बताया कि मील की भी फैक्ट्री खोला करते थे, अर्थात धान मिल वगैरह की। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि रामलिंगन के पास ये फैक्ट्री थी। भारत के 80% किसानों की यही हालत है, केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कितने परसेंट किसान बड़े श्रेणी में आते हैं। अब एक आप बात यहां पर यह क्लियर करें, बड़े श्रेणी का मतलब होता है जिनके पास काफी खेती हो, जो उस गांव उस एरिया में जमींदार के नाम से कहे जाएं, उन्हीं को बड़े किसानों की श्रेणी में रखा जाता। ऐसे मात्र 20% किसान होते हैं जो बड़ी श्रेणी में आते हैं। 80% किसान क्या होता है, या तो इनके पास बहुत कम जमीन होती है, या लिमिटेड होती है, या कुछ बहुत भूमि के टुकड़े होते हैं।
इस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है। आगे पॉइंट आप देखेंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या है। मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं खेती से विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं। बात करें जंगल से, तो जंगल से लकड़ी प्राप्त होती, फल फूल प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, या शहद निकाला जाता है, या महुआ बीना जाता उसको बेचा जाता है, या तेंदू के पत्ते इकट्ठा किए जाते हैं। तो ये सब काम करने के बाद, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद किसी न किसी व्यापारी या व्यक्ति को बेचा जाता है, तो उससे भी इन लोगों को पैसे प्राप्त होते हैं। तो मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सहकारी समिति क्यों दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। देखिए जो सहकारी समिति होती हैं वो क्यों दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। देखिए दोस्तों, अब क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ गांव में या लगभग सभी गांव में दूध डेयरी की व्यवस्था हो गई है। वहां के किसान जो पशुपालन करते हैं, जिनके यहाँ दुग्ध उत्पादन होता, गाय भैंस बकरी इत्यादि हैं, तो उस दूध को दूध डेयरी पर बेचे और वो एक उच्चतम रेट पर खरीदा जाएगा उस दूध की फैट की क्वालिटी चेक करके। फिर इस दूध को इकट्ठा किया जाएगा। इस फिर के दूध इकट्ठा जो हो जाता उसको जिस इंडस्ट्री में जरूरत है, जिन फैक्ट्रियों में जरूरत, वहां तक पहुंचाया जाता है या किसी अन्य शहरों में यह भेजा जाता है ताकि अच्छे रेट पर अच्छे रेट मिल सके। तो सहकारी समितियां इस तरीके की भी कार्य करती रहती हैं। अब आपके पास पॉइंट नंबर 5 है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप भारत से एग्जाम्पल पकड़े, जैसे भारत में 9 तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते, अर्थात किसी न किसी सागर महासागर से है अपनी सीमा बनाते हैं। अब इस किनारे जितने लोग निवास करते हैं, मैक्सिमम वे मछली पकड़ने का साधन कर क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते, अर्थात वे मछुआरे होते हैं। अपने पास एक वोट वाली नाव रखते हैं और जब उन्हें मौसम सही लगता है उस दौरान वे मछली पकड़ने जाते हैं और जो मछलियां पकड़ कर लाते उनको या तो मार्केट में बेच देते या थोक रेट में किसी और शहरों में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से लोग ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब अपने पास 6 नंबर देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सभी के पास तो खेती नहीं और सभी लोग खेत में काम कर भी नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग घर बनाने का काम करने लगते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचने का काम करने लगते हैं, या कुछ लोग छोटी मोटी सी दुकानें खोल लेते हैं। तो ये सब गांव से रिलेटेड कार्य हैं या कोई अन्य कार्य करने लगते हैं खेती बाड़ी के अलावा अन्य। अब जैसे खेती का काम है, तो खेती का जो कार्य होता है दोस्तों, वह पूरे वर्ष नहीं चलता है, कुछ एक ही महीने चलता है। जैसे मान लो आज है जून जुलाई में बुआई की जा रही है, ठीक है, तो उसमें काम हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में उसकी निराई की जा रही है, या जो उसमें एक्स्ट्रा घास निकल आती जिसको खरपतवार कहते हैं उसको हटाने के लिए जरूरत पड़ गई। नवंबर दिसंबर में फसल पक गई, उसको काटने के लिए जरूरत पड़ गई। तो इस तरीके से फिर जनवरी से लेकर हो सकता मई तक उनके पास कोई कार्य ना रहे। तो लगभग साल के 6 से 7 महीने ही खेतों पर काम रहता है, बाकी 5 से 6 महीने तक उनके पास कोई भी कार्य नहीं रहता। उस दौरान ये कोई अन्य कार्य करते, शहरों में जाकर कार्य करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या मजदूरी का काम करने लगते हैं। गांव में सड़कें बन रही तो उसमें काम करने लगते हैं, लेबर मिस्त्री इत्यादि का कार्य करने लगते हैं, या कोई वस्तु बेचने लगते हैं। ये सब कार्य क्या होते हैं, इन सब का संबंध दोस्तों गांव शहरों सभी से होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका भी चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर है। देखिए दोस्तों, प्रकृति पर कैसे निर्भर है इस बात को आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल बढ़िया होगी,
बारिश अधिक हो गई, बाढ़ आ गई तो फसल डूब जाएगी, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब दूसरी चीज, प्रकृति में क्या हुआ कि बारिश हुई नहीं एक वर्ष। जब बारिश नहीं होगी तो फसल को पानी नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो फसल सूख कर खराब हो जाएगी। यानी कि जो फसल का उत्पादन होता है दोस्तों, वह किस पर निर्भर करता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अब देखेंगे नागालैंड, जो कि एक पूर्वी राज्य है भारत का। सेवन सिस्टर में इसको गिना जाता है। किसमें दोस्तों गिना जाता है? सेवन सिस्टर। और नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है। सेवन सिस्टर में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से आते हैं, तो आप मेघालय कह सकते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 सिक्किम। तो ये टोटल कितने हो गए? आपको 7 राज्य ऐसे मिल गए जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते। उन्हीं में से एक नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है। और दोस्तों ये जो सीमा बनाता है, ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए जो नागालैंड राज्य भारत का, वह किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करता है। जो नागालैंड है वहाँ पर जो खेती होती है दोस्तों, वह होती सीढ़ी नुमा। देखिए, यहाँ एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? ये फेक जिले में स्थित है। और इस गांव में रहने वाले लोग चखेजंग समुदाय के हैं। देखिए, पहली चीज आप समझे, नागालैंड में एक गांव है चिजामी, और ये फेक जिले में स्थित है। और यहाँ जिस समुदाय के लोग रहते हैं उनको चखेजंग कहते हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कैसी खेती करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जैसा कि सीढ़ी होती है। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। क्या होता है? पहाड़ी पर मिट्टी है, बट वहां पर भी वो क्या करते हैं? मेड़ जैसी बना देते हैं। मेड़ वो होती है जो खेतों को डिवाइड करती है। जो बीच में ऊंचा सा एक हिस्सा होता है जो दो खेतों को डिवाइडेशन करती है या विभाजित करती, उसी को मेड़ कहा जाता है। तो सीढ़ी नुमा ये लोग खेती करते हैं और पहाड़ी की जो ढलान होती है उसको सपाट करते हैं, सीढ़ी बनाकर पानी भरते, फसलों के बीज डालते और वहां पर फसल का उत्पादन करते हैं। अब देखेंगे इसमें 2 नंबर क्या है। चीजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं। यहाँ के जो लोग हैं चीजामी के, इनके पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत की उसकी फसल बोनी है, तो जो अन्य कृषक हैं, जो अन्य किसान हैं, वो उसके साथ मिलकर उसकी खेती में मदद करेंगे, फसल बुआ दी। फिर क्या करेगा? जिसकी उसने फसल बुआई, उसकी फसल बोने के बाद वो इसके साथ आएंगे, इसकी भी फसल बुआ देंगे। इस तरीके से मिलजुल कर वो कार्य करते हैं। अब अपने पास अन्य टॉपिक है जो आप देख पा रहे होंगे, इसी के अंतर्गत है। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। पहाड़ों पर क्या होती है? घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, पतवार होता है। ये अन्य चीज़ों को साफ करने के लिए जिसे 6 से 7 8 लोग जो होते हैं अपना पूरा का पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर सफाई करते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह बनाते हैं, फिर वहाँ पर फसल उत्पादन करते हैं। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। तो ये रही बात नागालैंड की। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने इसमें पढ़ी हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या-क्या आपने पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका दोस्तों, हम सभी लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। वो देखिए खेती संबंधित काम भी करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी लगाते हैं, कुछ बहुत दुकानें भी चलाते हैं, कुछ बेचने का भी काम करने लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो परिवार ग्रामीण में निवास करते हैं, ग्रामीण परिवारों में से कितने परसेंट लोग खेतीहर मजदूर होते हैं, तो आप कह सकते हैं 40% लोग खेतीहर मजदूर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास भूमि के टुकड़े भी होते हैं। अगर एक औसतन बात की जाए, एवरेज के तौर पर बात की जाए दोस्तों, तो भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? वो खेतीहर मजदूर का कार्य करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास ना तो भूमि है भी तो बहुत छोटे टुकड़े हैं। और बात की जाए कि भारत में 80% जो किसान है बड़े छोटे स्तर के होते हैं, अर्थात इनके पास जमीन लिमिटेड होती है। और जो 20% होते हैं वो बड़े किसान आते हैं, अर्थात वो बड़े किसान की रेंज में या श्रेणी में आते हैं। तो 20% क्या हो गए?
बड़े किसान हो गए और 80% लगभग छोटे किसान दोस्तों होते हैं। और गांव में किस तरीके से जंगल और खेती, देखिए खेती से पता फसलें मिलती, जंगलों से क्या प्राप्त होता, विभिन्न प्रकार की लकड़ी, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। महुआ बीने का, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना, इन सब चीजों को ये लोग इकट्ठा करते हैं और अन्य व्यक्तियों को या व्यापारियों को बेचते भी हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ा। दूध वगैरह वगैरह में पढ़ा, जो विभिन्न प्रकार के जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर पालते हैं, फिर दूध को एकत्रित करके डेयरी तक पहुंचाते हैं। उस डेयरी से वह दूध की विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में या शहरों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, और फसल कैसी हो, अच्छी हो, इसके लिए वह नेचर पर डिपेंड करते हैं। नागालैंड की खेती आपको बता दी है कि वहाँ का एक चीजामी गांव है और ये फेक जिले में पड़ता है। यहाँ का जो समुदाय है वह जगह जंग है और वह सीढ़ी नुमा खेती करता है। यहाँ पर जो लोग ग्रुप बनाकर रहते हैं, कौन से कितने कितने लोगों का, 6 से 8 लोगों का एक समूह होता है और यह पहाड़ियों पर घास या पतवारवार या झाड़ियों को काटते हैं, फिर उस जगह को साफ करते हैं और उसको फसल उत्पादन के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का चैप्टर रिवीजन, और फटाफट इसको आप चाहें तो अपने कॉपी पर भी उतार सकते हैं, नोट्स भी दोस्तों बना सकते हैं, और लगातार आपको क्लासें ऐसी मिलती रहेंगी। और दोस्तों थैंक यू 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर और बहुत अच्छे से चैनल सब्सक्राइब होने पर आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।